नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल रही होगी, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। और आप किसी अगर कंपटीशन, किसी भी इंडिया की कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इंडिया में, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी आपको इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा है अंतिम पड़ाव इतिहास में, इतिहास अगर देखें तो आधुनिक भारत हमारा चल रहा है, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन की चौथी कड़ी में आज हम देखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। दोस्तों, उनका भी क्या योगदान रहा, क्या उनकी अहमियत रही, उनको भी समझना दोस्तों ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमने 3 पार्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अगर देखें सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन के पहले पार्ट में हमने देखा है राजा राम मोहन राय और उनका ब्रह्म समाज। फिर उसके बाद में दूसरे पार्ट में हमने देखा है स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका आर्य समाज। और तीसरे पार्ट में हमने स्वामी विवेकानंद और उनका रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, आपने ये पार्ट नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्हें देखें। और उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, उनको भी आप देखें दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छे से इनके बारे में जानकारी और समझ आ जाएगी। ठीक दोस्तों, नीचे अगर पीले कलर में, अगर इधर नीचे साइड अगर देखें दोस्तों, तो येलो कलर में, पीले कलर में NS लिखा है, पीले कलर का सिंबल गोल, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको किसी भी टॉपिक को दोस्तों, हिस्ट्री को अगर समझना है, आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक। और दोस्तों, सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन भी आधुनिक भारत के टॉपिक है, तो आप उसमें आप देख सकते हैं। ठीक। और दोस्तों, जो न्यू स्टडी लिखा है वहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाएंगे वो सारे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको जब भी देखना आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो सामाजिक धार्मिक स्वराज आंदोलन का पार्ट 4 है, पार्ट 4 में आज हम क्लियर करेंगे डॉक्टर अम्बेडकर को, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या है और राष्ट्र के हित में उनकी क्या बातें रही। तो दोस्तों, उनको देखने से पहले हम दोस्तों 4 पार्ट में उनको डील करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो काम किया गया है दोस्तों, वो कुछ अलग अलग विषयों में किया गया है। और कुछ चर्चाएं चलती हैं उनके बारे में कि उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के हित में उन्होंने कम कार्य किया है। तो दोस्तों, उनको हम कुछ धारणा बनी हुई है, उनको हम क्लियर करेंगे। और 4 पार्ट आप देख लेंगे, 1 2 3 4 पार्ट दोस्तों बनाएंगे हम। पहले पार्ट में हम दोस्तों व्यवस्था देखेंगे कि उनका महत्व क्यों बढ़ जाता है। दोस्तों, हम भारत में जातियाँ कैसे आई और किस तरह से एक दूसरे से श्रेष्ठ समझने लगी और छुआछूत, अनटचेबिलिटी शुरू हुई, वो दोस्तों पहले पार्ट में देखेंगे। और ज्योतिराव फुले, जो कि इतिहास में कहीं जानकारी मिलती नहीं है, अगर बच्चों को सिलेबस में भी नहीं पढ़ाया जाता है तो उनको भी हम देखेंगे, उनका महत्व भी दोस्तों यहाँ बढ़ जाता है। दूसरा पार्ट में हम दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का देखेंगे, जिसमें हम उनके प्रारंभिक जीवन, उनके माता पिता, उनका क्या बचपन कैसे बीता और उनका विवाह, उनकी शिक्षा, दूसरा पार्ट दोस्तों ये रहेगा। और तीसरा पार्ट जो रहेगा उसमें हम छुआछूत और जो महिलाओं के लिए उद्धार के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसको देखिए। और चौथे पार्ट में दोस्तों हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि एक्चुअली में वो राष्ट्र के हित में कितना काम कर पाए हैं और उन्होंने देश को, समाज को जगाने के लिए क्या किया है। ठीक दोस्तों, 4 पार्ट रहेंगे। तो आज हम देखेंगे सामाजिक स्वराज आंदोलन के पार्ट 4 में डॉक्टर अम्बेडकर को। डॉक्टर अम्बेडकर को आज दोस्तों नहीं पढ़ेंगे, आज हम स्थिति को जानेंगे कि क्या पहले स्थिति थी और उनका महत्व क्यों बढ़ जाता है। ठीक। तो आज दोस्तों हम देखेंगे कि भारत में जो है एक जो जाति व्यवस्था, जैसे कि दोस्तों अगर देखें तो जो छुआछूत है, कैसे चालू हुआ, इससे ही दोस्तों जातियों का महत्व बढ़ गया था। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें, और दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि आप 4 टॉपिक बनाऊंगा, चारों टॉपिक को आप सीरियल वाइज देखें। ठीक। मैं टॉपिक में ऊपर लिख दूंगा 1 2 3। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों वर्ण व्यवस्था बनी और इससे क्या हुआ समाज में। फिर दूसरा पार्ट में हम डॉक्टर अम्बेडकर को देखेंगे, फिर
3 पार्ट जो सलंग आएंगे दोस्तों, 2, 3 और 4, उसमें हम अम्बेडकर को डील करेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये भी होना बहुत जरूरी, इससे आपको अम्बेडकर का महत्व समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर छुआछूत कैसे हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा दोस्तों जो उसके बाद में हम जो देखेंगे ज्योतिराव फुले। ठीक दोस्तों, ज्योतिराव फुले के बारे में देखेंगे और उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई है उनको भी देखेंगे। ज्योतिराव फुले का क्या संघर्ष है, क्या महत्व है, क्या उनको पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों, ये इनको हम देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम डील करते हैं भारत में कि वर्ण व्यवस्था कैसे बनी, क्या है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखिए, अगर हम देखते तो पहले सबसे प्राचीन सभ्यता हम वैदिक सभ्यता को मानते थे, उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें भी व्यवस्था तो थी, उसमें महिला प्रधान हुआ करता था, महिला प्रधान थी, घर में महिला मुखिया थी, जो कि आप मेरे सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो में आप देख सकते हैं। आपको पूरी डिटेल से कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी हमारी सभ्यता, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी दोस्तों। उसमें ऐसा व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान माना गया है कि हो सकता है कि इतनी बड़ी व्यवस्था थी, कैसे न कैसे तो चलती होगी, चलती कैसे होगी, मतलब पूरी व्यवस्था कौन क्या काम करेगा, क्या व्यवस्था रहेगी, कौन किसकी मदद करेगा, किसकी नहीं। दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि एक रक्षक वर्ग था जो सबकी रक्षा करता था, फिर एक विद्वान वर्ग जो सबको समझाता था, जीवन का सिद्धांत देता था, उनको पढ़ाता था, सही क्या गलत क्या सही है इनका निर्णय दोस्तों वो उनको बताता था, जीवन का मार्गदर्शन करता था उनका। फिर तीसरा जो था वो पूरा व्यापार, आज के समय जो बिजनेसमैन व्यापार करता था, यहाँ की वस्तु वहाँ ले जाना, वहाँ की वहाँ ले जाना और मार्केट लगाना, मार्केट में मतलब देना लोगों को, ये दोस्तों आम लोगों को वो करता था। और चौथा जो था वो किसानी काम करता था और इनकी कह सकते हैं कि इनके वहाँ घरों में काम करता था। दोस्तों ये 4 थे उस समय, ऐसा पूरा परफेक्ट नहीं, ऐसा अनुमान लगा गया कि ये होता होगा। अब दोस्तों जो वैदिक सभ्यता आती है, यहाँ से दोस्तों हमको परफेक्ट लिखित जानकारी मिलती है और यहीं से इतिहास दोस्तों शुरू होता है। जो कि आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो मैंने पूरा सीरियल वाइज बनाए हुए, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो दोस्तों सीरियल वाइज आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आता जाएगा। तो दोस्तों वहाँ से अगर हम देखें वैदिक सभ्यता से तो हमको लिखित जानकारी मिलती है और यहीं से इतिहास 1500 ईसा पूर्व से यहाँ से हमको इतिहास परफेक्ट हम इतिहास बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर देखें तो वेद हुआ करते थे, हमने बताया, और वेद संस्कृत में, इसलिए हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत हम बोलते हैं, तो वेद ही है वो वेद। जो ऋग्वेद है दोस्तों हमारा, जो कि 2 तरह से वेद है, एक तो ऋग्वेद है और उत्तर वेद है। उत्तर वेद में दोस्तों 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और जो पूर्व वेद है उसमें केवल एक ही वेद है। ठीक, वो ऋग्वेद जो शुरू में आया था। ऋग्वेद में दोस्तों अगर हम देखें तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जिक्र है, जो कि जब वेद आया दोस्तों, जब वैदिक काल आया और वहाँ लिखित सामग्री जब हमको मिली इतिहासकारों को, दोस्तों वहाँ से वेद से ही पता चलता है कि समाज को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए और कौन क्या करेगा, तो वहाँ हमको दोस्तों वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो कि दोस्तों हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, दोस्तों ये पद हुआ करते थे समाज को चलाने के लिए, मतलब व्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे कि एक वर्ग क्या करेगा, एक वर्ग सबको पढ़ाएगा, सबको जीवन का सिद्धांत देगा, सबको मार्गदर्शन करेगा। एक वर्ग क्या करेगा, सारा दिन क्या करेगा, समाज की रक्षा करेगा, मतलब जो बाहरी शक्ति आएगी उससे समाज को रक्षा करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। जो तीसरा रहेगा वो बिजनेस करेगा, और चौथा रहेगा वो किसान का कार्य करेगा, कृषि का कार्य, और इनकी सेवा करेगा। ठीक दोस्तों, यह व्यवस्था थी दोस्तों। ये पद हुआ करते थे, ये जातियाँ नहीं थी उस समय, आप ध्यान रखें। देखिए पद हुआ करते मतलब हर व्यक्ति क्या रहेगा, शूद्र रहेगा, और अपने कार्य के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर वो क्या बनेगा, वो वैश्य भी बन सकता है, वो शूद्र भी मतलब कि वो क्षत्रिय भी बन सकता है, और वो ब्राह्मण भी बन सकता है। दोस्तों ये जातियाँ नहीं थी, ये क्या थे, ये पद थे, अपने काबिलियत के हिसाब से कार्य के करने के लिए। लेकिन दोस्तों होता क्या, जब समय बीतता चला गया तो दोस्तों जो ऊपर के जो वर्ग थे उनको काफ़ी फ़ायदा होने लगा, क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों ब्राह्मण जो है वो, उसको सारे अधिकार प्राप्त थे, वो कुछ भी कर सकता है, और कुछ गलती भी करता था उस समय दोस्तों तो उसको माफ़ था।
फिर उसके बाद में क्षत्रिय को भी सारे अधिकार थे। अब अगर देखें तो वैश्य को भी। शूद्र की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि शूद्र उसको बोला गया दोस्तों उस समय कि जो पढ़ता लिखता नहीं था दोस्तों, जो मतलब उसके पास कुछ टैलेंट नहीं था, वो दोस्तों छोटा मोटा कार्य करेगा, इनकी सेवा करेगा, अपनी जीवन गुजारा करेगा। तो दोस्तों ये जो लोग थे, इनका जब परिवार बढ़ा, इनके बच्चे बढ़े और समय बीतता चला गया, तो इनको ये पद काफ़ी अच्छा लगा, जो कि ब्राह्मण को अपना पद अच्छा लगा, क्षत्रिय को, वैश्य को। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इनके जो बच्चे थे उस समय ये व्यवस्था थी कि हर व्यक्ति अपने टैलेंट के दम पर, अपने काम के दम पर क्या होगा, इस पद पर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर ब्राह्मण देखें तो वो टीचर, जो कि आज के समय हम देखते हैं शिक्षक, उसकी व्यवस्था थी दोस्तों, जो कि सबको सिद्धांत देगा, जीवन का मार्गदर्शन बताएगा, तो उसको काफ़ी सम्मान होता था। उसके पास किसी बात की कमी नहीं थी, जहाँ जाता वहाँ सम्मान होता था और उसकी पूरी रिस्पेक्ट की जाती थी। दोस्तों उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों वो चाहता था कि जो मेरा सम्मान है वो मेरे पुत्र का भी हो, मेरे बच्चों का भी हो, मेरे परिवार का भी हो। अब उसको लगा कि जो मेरे पास टैलेंट है, मैं तो टैलेंट के दम पर आया हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के पास नहीं हुआ, तो इसका जीवन कैसा रहेगा, इसका जीवन तो फिर शूद्र जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों उस समय मैं पद की बात कर रहा हूँ, समाज नहीं बना था उस समय, ठीक है। अब उसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं मेरे बच्चे को मेरे पास मतलब ब्राह्मण ही रखूं। दोस्तों हम पद की बात कर रहे हैं, उस समय समाज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मतलब वो भी टीचर रहे, वो भी, उसको भी पूरी तरह से सम्मान मिले, भले उसमें कुछ टैलेंट हो ना हो दोस्तों, सब। क्योंकि दोस्तों हर माता पिता क्या है, यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा क्या हो, हमारे बाद हम नहीं रहें तो वो क्या ठोकरे खाए, नहीं, वो भी हमारी तरह उसका जीवन सिक्योर हो जाए, पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए पहले से ही। दोस्तों वो क्या करने लगे, सही माता पिता अपने बच्चों को जो पद बनाए गए थे कि वो अपने टैलेंट के दम पर शूद्र ही रहेगा, फिर वैश्य बनेगा, जो अब व्यापार में उसको इंटरेस्ट है, व्यापार कर सकता है, तो वो क्या होगा, वैश्य हो जाएगा। या वो रक्षा कर सकता है, बलशाली है, तो वो क्षत्रिय हो जाएगा। या वो पढ़ा सकता है, उसमें सबको पढ़ाने की जिज्ञासा है और सबको मार्गदर्शन दिखा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सभी क्या है कि अपने अपने बच्चों को, परिवार को वो नीचे शूद्र में नहीं रखने लगे, वो अपने पास ही रखने लगे। ब्राह्मण अपने बच्चों को, क्षत्रिय अपने बच्चों को, वैश्य अपने बच्चों को। और जब ये ऊपर आने लगे, जो शूद्र थे टैलेंट के दम पर, दोस्तों उनको नकार दिया गया। अब धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी, ये जो पद बनाए गए थे, ये काफ़ी कह सकते हैं कि कठिन, बहुत ही खतरनाक स्थिति में आ चुके थे। क्योंकि जब दोस्तों क्या है, ब्राह्मण का बच्चा अगर वो उसमें कुछ बात ही नहीं है और वो फिर भी बोलेगा कि मैं ब्राह्मण ही हूँ, मतलब पद की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ब्राह्मण का मतलब होता था उस समय शिक्षक, और क्षत्रिय का मतलब होता था उस समय पुलिस या सेना हम बोल सकते हैं। और इसका शूद्र का मतलब होता था, वैश्य का मतलब होता था उस समय बिजनेसमैन। तो वो बोलता है मतलब मैं पहले से ही टीचर हूँ, मतलब कि उसने ये बोला कि मेरे पिता ब्राह्मण है, मतलब वो क्षत्रिय, मतलब वो क्या है, शिक्षक है। तो क्या है, मैं भी उनका पुत्र हूँ, तो मैं भी पहले से ही शिक्षक हूँ। जो क्षत्रिय है वो बोलता है कि मेरे पिता क्षत्रिय है, तो मैं भी पहले से ही क्षत्रिय हूँ। मतलब उसने यूँ नकार दिया कि हमारे में टैलेंट है, नहीं है, हम इस व्यवस्था को नहीं मानेंगे, हम मान चुके हैं कि मेरे पिता ये, तो मैं भी जन्म से वही हूँ। दोस्तों ये मान लिया गया। अब दोस्तों ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण पहले से ही मान लिया, मतलब पहले से टीचर अपने आप को मानने लगा। वो क्षत्रिय का पुत्र पहले से अपने आप को क्षत्रिय मानने लगा, मतलब पहले से ही मैं सेना हूँ, सेनापति हूँ, पुलिस हूँ, बलशाली हूँ। बिजनेसमैन का वो वैश्य का, और शूद्र को दोस्तों ऊपर आने नहीं दिया। तो दोस्तों ये व्यवस्था फिर समय बीतता चला गया, तो शूद्र की संख्या काफ़ी बढ़ गई, क्षत्रिय की इतनी ज़्यादा नहीं थी और ब्राह्मण की भी इतनी नहीं थी। व्यापार जो वैश्य था उसकी भी नहीं। तो दोस्तों धीरे धीरे जब क्या है, ये एक दूसरे में जाने ही नहीं लगे। पहले दोस्तों अपने टैलेंट के दम पर वो जाते थे कि कौन वैश्य बनेगा, कौन क्षत्रिय बनेगा, कौन ब्राह्मण बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि ब्राह्मण ब्राह्मण में ही हो गया, क्षत्रिय क्षत्रिय में हो गया, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। तो दोस्तों फिर क्या है कि यहाँ पर ये जातियों का रूप ले लेती है। क्योंकि दोस्तों क्या है, जातियाँ तो बन गई। जातियाँ किसको बोलते हैं, जातियाँ उसको बोलते हैं कि अगर किसी माता पिता का पुत्र, वो उसको पता चले कि हम इस जाति से आते हैं, और वह भी अपने आप को दर्शाने लगे कि मैं भी वही हूँ,
मैं भी मतलब ब्राह्मण ही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसने दर्शा दिया है कि मैं भी इसी वर्ग से आता हूँ, इसी जाति से आता हूँ। और दोस्तों यहाँ से जातियाँ उत्पन्न होने लगी, अपने मतलब खुद ही दोस्तों डेवलप्ड हो गई जातियाँ। ठीक है, ये दोस्तों पद बने थे अपने टैलेंट के हिसाब से समाज को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए। और दोस्तों ये जातियाँ में तब्दील हो जाती है। पहला कर्म के आधार पर था कि जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा पद मिलेगा और वैसा सम्मान मिलेगा समाज में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों जातियाँ उन्होंने जन्म के आधार पर बना ली कि हमारा माता पिता ये है, हमारा माता पिता क्षत्रिय है तो हम भी क्षत्रिय, भले उसमें दोस्तों क्षत्रिय वाली बात हो ना हो, मतलब हो ही ना। वो बोलते, जो कोई बच्चा है अगर बोलते हैं मेरे पास माता पिता ब्राह्मण है तो हम भी ब्राह्मण हैं, चाहे उसमें कुछ काबिलियत हो ना हो। हम वैश्य है तो वैश्य काबिलियत हो ना हो। दोस्तों ये चलता रहा। अब दोस्तों अगर जो वैदिक काल था दोस्तों, उस समय क्या है कि जो महिलाओं की स्थिति शुरू में काफ़ी अच्छी मानी जाती थी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पुरुष प्रधान दोस्तों बताया गया वैदिक सभ्यता को। जो कि आज हम देखते हैं कि पुरुष ही की घर में चलती है दोस्तों, पुरुष के हिसाब से कार्य होता है दोस्तों, वहीं से चल रहा है, पुरुष सत्तात्मक है दोस्तों। ठीक, और महिलाओं को उसके यहाँ मिलानी पड़ती है। अब दोस्तों पुरुष प्रधान, तो महिलाओं की स्थिति उस समय दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, फिर दोस्तों धीरे धीरे दयनीय हो जाती है, एक समय दोस्तों काफ़ी बुरी स्थिति आ जाती है। और फिर हम काफ़ी सारी कुप्रथाएं देखते हैं दोस्तों जो हुआ करती थी, जैसे कि वो देखते हैं सती प्रथा हुआ है ना, बाल विवाह जो कि कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। फिर एक नरबली प्रथा हुआ करती थी। फिर डाकन प्रथा जो कि हम देखते हैं गाँव में काफ़ी चलती है डाकन प्रथा। दोस्तों ये सारी प्रथाएं हुआ करती, महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। और दोस्तों उनको ऐसा बोल दिया जाता है, महिलाओं को तो समझा जाता है समाज के द्वारा कि वो सिर्फ घर के कार्य के लिए बनी है, बाकी उसको कार्य नहीं करना चाहे। तो दोस्तों स्कूल भी नहीं जाया करती, जो कि हम देखते हैं स्कूल भी नहीं जाती, जो कि संविधान लागू हुआ उसके बाद में जाने लगी। उसके पहले दोस्तों स्कूल का उनको कोई अधिकार नहीं था, मतलब ऐसा मान लिया गया समाज के द्वारा कि महिला पैदा हुई मतलब वो स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल जाना उसके लिए पाप है, मतलब वो नहीं जाएगी, ऐसा दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों ये व्यवस्था कैसे ठीक होती है, हम दोस्तों B.R. अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं और मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ आपको दोस्तों, ये याद रखना होगा। ठीक, देखिए दोस्तों अब महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती, और एक समय वो आता है दोस्तों मध्यकाल में यह बोला जाता था कि पुरुष की सभी समस्याओं की जड़ जो है दोस्तों वो महिला बताई गई थी। उस समय दोस्तों ये हालत थी महिला की, मतलब वो जन्म ही हुआ उसका और बता दिया जाता कि सारी समस्या की जड़ महिला ही है। दोस्तों आज भी हम गाँव में देखते हैं जो कि एक पुरुष के पास अगर एक व्यक्ति है, मतलब दंपति है, अगर पुरुष और महिला दोस्तों, अगर उनके यहाँ अगर दोस्तों लड़की होती है तो वो लड़के की चाह रखते हैं दोस्तों। ऐसा बताया गया कि लड़की तो किसी काम की नहीं है, लड़का ही है जो सब कुछ है। और दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, कुदरत ने दोस्तों अगर देखें तो लड़का और लड़की दोनों को समान बनाया है। जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, जो कि आज हम देखते हैं दोस्तों। लड़की भी अगर दोस्तों आज देखें तो इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी, आज बहुत सारी लड़कियां हैं दोस्तों, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कि दोस्तों अगर देखें तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज बनी है दोस्तों, IAS IPS बनती है, आर्मी में जाती है, एयरफोर्स में जाती है, किसी भी फील्ड में दोस्तों, जिस फील्ड में आज लड़का जा रहा है उसी फील्ड में लड़की भी जा सकती है। लेकिन दोस्तों ये आज संविधान के बाद हुआ है, उस समय की दोस्तों मैं स्थिति बता रहा हूँ। महिला की दोस्तों ये स्थिति थी। और जो गुप्त वंश था दोस्तों, भानुगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, उस समय दोस्तों शिलालेख से सती होने का प्रमाण मिलता है, मतलब उस समय दोस्तों महिलाएं सती होना शुरू हो गई थी। मतलब ये स्थिति थी कि पुरुष के मरने के बाद उनको सती होना पड़ेगा दोस्तों, मरना पड़ेगा। जो कि उस समय दोस्तों ये पुरुष जो है दोस्तों वो कितनी भी शादियाँ कर सकता है, जो कि हमने देखते हैं तो बहुत सारे राजा ने बहुत सारी शादियाँ की थी, जो कि काफ़ी दोस्तों नाटक सीरियल में दोस्तों जो धार्मिक नाटक आते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी राजा जो थे वो बहुत सारी शादियां करते थे, और महिला जो थी उसका पति एक ही होगा और वह भी मर गया तो उसको सती होना है, और सती प्रथा नाम दिया गया। ठीक दोस्तों, इतनी सारी कुप्रथाएं मौजूद थी, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय, काफ़ी वो पढ़ नहीं सकती, वो उसका कुछ अधिकार नहीं है, उसके पति के डिसीजन पर ही उसको चलना होगा। उसका पति मर गया तो उसको ही मरना होगा, जब थोड़ी बुजुर्ग हो जाएगी तो अकेली रहेगी तो डाकन लगी, इसको डाकन प्रथा दोस्तों, ये सारी प्रथाएं, नरबली प्रथाएं सब चलती रहती थी। उसकी स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी थी मध्यकाल में आते आते दोस्तों। जो शूद्रों की स्थिति वो भी काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। कुछ धीरे धीरे दोस्तों कुछ नियम बन चुके थे, क्योंकि मैंने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाले थे, तो जातियों में तब्दील हो गई, वैश्य को ऊपर बढ़ने नहीं दिया गया, ये भी मान लिए गए।
दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि फिर सारे और नियम आ जाते हैं। क्या नियम आ जाते हैं कि दोस्तों हम देखते हैं वैश्य वर्ग जो शूद्र वर्ग था उसमें भी एक अति शूद्र जो शूद्र वर्ग है दोस्तों, आज का ओबीसी है जिसको हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, उसको बोला गया दोस्तों ओबीसी, ठीक, उसको शूद्र वर्ग। और अति शूद्र जो दलित वर्ग है दोस्तों उसको बोला गया, ठीक। देखिए अब दोस्तों जो अति शूद्र और अति शूद्र है उनको बोल दिया गया कि तुम गांव में नहीं रहोगे, मतलब उनको ऐसा मान लिया गया कि तुम्हारी स्थिति बहुत कमज़ोर है और तुम क्या हो कि तुम पनौती हो, मतलब कि तुम अच्छे नहीं हो, जीवन पर तुम बोझ हो और तुमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, मतलब भगवान तुमसे नाराज है, ये तुम कौन कर रहा है, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऐसा बताया गया उनको, ठीक। क्योंकि दोस्तों पढ़ेंगे, क्या होता है कि जो पढ़ेंगे तो ही तो उनको ज्ञान होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों पहले से उनको वंचित कर दिया गया कि नहीं तुम नहीं पढ़ोगे, भगवान की मर्जी चल रही है यहाँ पर, भगवान ने बताया है, तो ऐसा वेद में लिखा है, ऐसा बताया गया, तो फिर वो चलता रहा। अब होता क्या है कि उनको कुछ नियम बने दोस्तों कि जो कुआं रहेगा, जैसे हम कुआं देखते हैं पानी भरने के लिए वहाँ पर, और वहाँ उनको तुमको जाना नहीं है क्योंकि तुम अछूत हो और तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, और पानी को हाथ नहीं लगाना है तुमको, तो कुएं से दूर। और दोस्तों गांव में भी नहीं जाना है, गांव से दूर तुम्हारी बस्ती होगी जो कि तुम जंगलों में कहाँ भी रहना, तुम्हारा तंबू वंबू गाड़ कर। दूसरा कि कोई भी जब ये उच्च वर्ग आएगा, जो ब्राह्मण आएगा, क्षत्रिय आएगा, तो तुमको क्या करना, अपना रास्ता बदलना है दोस्तों, ये स्थिति थी। और पढ़ना तो है ही नहीं दोस्तों, ये क्या है कि ऐसा क्यों कहा गया, तो वो बोले शूद्र के हम ऐसा क्यों माने, तो बोले ऐसा भगवान की मर्जी से हो रहा है और तुम भगवान के उसका पालन नहीं करोगे, तो वो भी ये मानते हैं दोस्तों, वो तार्किक नहीं रहे शुरू से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों साइंस इतना डेवलप था नहीं, थोड़ा बहुत जितना भी था, तो दोस्तों वो साइंस को उनको समझ ही नहीं थी कि साइंस नाम की चीज़ भी होती है। साइंस का मतलब होता है दोस्तों तर्क होना, तार्किक होना, किसी भी चीज़ के लिए अपना दिमाग लगाना कि है कि नहीं। अब दोस्तों अधिकतर जो हम देखते हैं कि जो भावनात्मक व्यक्ति होते हैं वो तार्किक नहीं होते, वो सीधे डिसीजन लेते हैं या नहीं है, वो सोचते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। दोस्तों साइंस के चैप्टर में आपको बताऊंगा कि साइंस क्या है, वो दोस्तों अपने लिए ही बनाए। तो देखिए फिर क्या है, यहाँ पर स्थिति काफ़ी कमज़ोर होने लगी, महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति दोस्तों मैंने आपको बता दी दोस्तों, इसके लिए काफ़ी। और दोस्तों अगर हम देखें तो जो पूना में दोस्तों अगर देखें आधुनिक भारत शुरू होने वाला था, जो महाराष्ट्र में दोस्तों काफ़ी, और दोस्तों स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। कि हमने काफ़ी मूवी में देखा जो कि टीवी पर आपको नहीं मिलेगी, वो मूवी आपको मोबाइल में मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ख़राब और स्थिति हो जाती है शूद्रों की, अति शूद्रों की, जो कि हम देखते हैं। तो पूना में जो कि महाराष्ट्र का जो जिला, महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहाँ पर, वहाँ पर गले में हंडी और पीछे झाड़ू लगाई जाती थी दोस्तों। ये भी स्थिति आ गई थी कि तुम क्या हो, तुम काफ़ी पृथ्वी पर बोझ हो और तुम जिस चीज़ को छूते हो वो भी मतलब अछूत हो जाती है, तो तुमको जहाँ चलते हो वहाँ साफ करना है और थूकना भी नहीं है, मतलब पृथ्वी गंदी हो जाएगी, तुम इतने अछूत हो दोस्तों। ये सारी स्थिति, ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको इस काफ़ी सारे संगठन बने थे, काफ़ी सारी संस्थाएं बनी थी दोस्तों, उस संस्था के बारे में हम देखेंगे। देखिए जो कि दोस्तों जितनी सारी संस्था बताई मैंने वो वर्ण व्यवस्था की समर्थक थी, मैंने आपको बताया दोस्तों। अब हम जो ज्योतिराव फुले आते हैं दोस्तों, पहली बार भारत में जो कि हम देखें तो इस व्यवस्था से टकराने का निर्णय ज्योतिराव फुले ने लिया था कि प्रकृति ने क्या है, सभी मनुष्यों को बराबर का हक दिया है, सभी मनुष्य बराबर है, तो फिर ये हमने ये व्यवस्था बनाई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और हमारी व्यवस्था थी दोस्तों अपने टैलेंट के दम पर। अब लोगों ने इसको जातियाँ बना दी, तो ये तो किसी एक वर्ग के लिए क्या है, किसी एक वर्ग के लिए एक अन्याय है दोस्तों। उनके अगर परिचय की बात करें तो 1827 में उनका जन्म होता है, 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के पूना में, और उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उनके पिता का नाम गोविंदराव, उनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था, उनके पिता का नाम गोविंदराव, उनके माता का नाम चिमनाबाई, ठीक दोस्तों। एक वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनकी जो मौसी रहती है या बुआ रहती है, शायद कोई रहती है दोस्तों, वो उनको लालन पालन करती है। और क्या होता है कि फिर यहाँ से धीरे धीरे उनको चेतना बढ़ती है दोस्तों। शुरू से ही तार्किक थे, काफ़ी वो विद्वान थे, तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में फिर काफ़ी तार्किक हो जाते हैं, और जो व्यवस्था चल रही थी उससे काफ़ी नाराज़ थे और उससे लड़ने का वो डिसीजन लेते हैं। 1840 में सावित्रीबाई फुले से उनका विवाह होता है, जो कि वो उनको पढ़ाती भी, उनको समझाती, और जो व्यवस्था चल रही दोस्तों शूद्रों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, तो वो काफ़ी नाराज़ थे और इसके खिलाफ लड़ने का प्रयास करते हैं। और वह पहले से ही ठान लेते हैं कि चाहे सावित्रीबाई फुले को बोल देते हैं कि चाहे इस व्यवस्था से लड़ते लड़ते
हमको लोग पागल समझे या हमको मार भी डाले, लेकिन हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हमको आज सब व्यक्ति पागल समझे और हो सकता है कि हम इतना बड़ा कार्य करें, क्योंकि इससे पहले दोस्तों मान ही लिया गया था महिलाओं को पढ़ना नहीं है, महिलाओं को सती होना है। दोस्तों धर्म में ही लिखा है, मतलब धर्म में लिखा है तो क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। और शूद्रों की जो स्थिति है दोस्तों, मतलब पढ़ेगा नहीं, ये नहीं करेगा, मैंने आपको नियम बताए दोस्तों, ये धर्म में ही लिखा है। तो धर्म में लिखा है इसका मतलब क्या है, धर्म से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, मतलब वो तो हमारा भावना से जुड़ा होता है। दोस्तों उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, क्योंकि दोस्तों वह ये चाहते थे कि फिर लोगों को पढ़ाया जाए लिखाया जाए। दोस्तों जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप तार्किक बनेंगे, अपने आप सही गलत का फैसला कर सकते हैं। तो 1840 में महिलाओं के लिए, पहले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति दयनीय थी दोस्तों, मैंने बताया आपको, सती होना और ये सब, पढ़ने का अधिकार नहीं, और ये घर में ही, और पुरुष उसको अपने डिसीजन सौंपता था, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती थी, ये चलता था दोस्तों। ज्योतिराव फुले इससे काफ़ी नाराज़ थे। तो दोस्तों महिलाओं को शिक्षित करने के लिए 1848 में सातारा में स्कूल खोलते, जो कि पहला स्कूल था दोस्तों। मैं आपको बता दूं सावित्रीबाई फुले महिलाओं के लिए पहली टीचर दोस्तों सावित्रीबाई फुले ही है दोस्तों। आज हम देखते हैं सिलेबस में कहीं नज़र ही नहीं आती है सावित्रीबाई फुले। दोस्तों जब गाँव से निकलती थी तो दोस्तों धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है उस समय, तो दोस्तों काफ़ी आसानी से आज हम बोल सकते हैं कि महिला क्या है, महिला को भी समान अधिकार है, महिला भी सब कुछ कर सकती है। लेकिन उस समय तो दोस्तों धर्म का मामला था, तो दोस्तों कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जो गांव से निकलती थी इसका मतलब धर्म के विरुद्ध काम हो रहा है, तो उसके ऊपर गोबर या सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। तो 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, तो एक जब घर से निकलती थी पूरी गंदी हो जाती थी, क्योंकि गाँव से निकल कर जाना होता था, तो पूरी गंदी हो जाती थी और उनको गालियाँ भी मिलती थी सावित्रीबाई फुले को। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखिए आपके लिए क्या 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 सावित्रीबाई फुले ने, तो उनको गालियाँ भी मिलती थी, पत्थर गोबर ये मारे जाते थे। और फिर